बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। इस एल्गोरिथम को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके पिछला लेक्चर को दोबारा से देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्विक सॉर्ट कैसे काम कर रहा है और उसकी हम अब टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट। The running time of quicksort depends on whether the partitioning is balanced or unbalanced. हमने ये देखा था कि हमारे पास quicksort इस तरह से काम करता है कि सबसे पहले वो एक पाइवट एलिमेंट Q निकालता है और फिर उससे पहले और उसके बाद जो है अरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। The concept is something like this कि आपके पास एक बड़ी अरे है और उस right, so here is the algorithm of the partition. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पार्टीशन एल्गोरिथम को अरे पास की जाती है, उसका स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अरे के दोनों पास किए जाते हैं और अरे ने फाइनली बताना होता है कि किस इंडेक्स पे हमने इसको पार्टीशन करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है अरे को, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, यू कैन से दैट। द रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट डिपेंड्स ऑन वेदर द पार्टीशनिंग इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। हियर यू कैन सी दैट दिस फर्स्ट वन इज अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ पार्टीशन। अगली जो दो पार्टीशन दिखाई गई हैं अरे की दोनों अनबैलेंस्ड हैं। इन द पार्टीशनिंग, इफ द पार्टीशनिंग इज बैलेंस्ड द एल्गोरिथम रन्स एसिम्प्टोटिकली एज फास्ट एज मर्ज सॉर्ट। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे पार्टीशन एल्गोरिथम अरे को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दे तो दैट इज द बेस्ट केस वी कैन अचीव। If the partitioning is unbalanced, however, it can run asymptotically as slowly as insertion sort. We investigate now how quicksort performs under the assumptions of balanced versus unbalanced partitioning. हमें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होगा, हमें बिल्कुल ये पता नहीं होता कि जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर ये एल्गोरिथम किस किस्म की पार्टीशन क्रिएट करेगा। दैट मे बी बैलेंस्ड, दैट मे बी अनबैलेंस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट द पार्टीशन टाइम कम्प्लेक्सिटी कि पार्टीशन की अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। हेयर यू कैन सी दैट टू रन दिस फर्स्ट स्टेटमेंट x इज इक्वल टू ए आर, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 है क्योंकि सिंगल टाइम यूनिट में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 वो भी सिंगल टाइम यूनिट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 ये हमारे पास एक लूप है जो कि p मीन पहले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है अरे के और r-1 तक जा रहा है, यानी सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। अगर मेरे पास अरे में n एलिमेंट्स हों तो n-1 टाइम ये लूप ट्रू रहेगा और nth टाइम जो है ये जाके फॉल्स हो जाएगा। सो दिस वुड रन n टाइम। जितनी दफ़ा ये लूप ट्रू रहेगा उतनी दफ़ा ये स्टेटमेंट 4, 5 एंड 6 तकरीबन चलेंगी। स्टेटमेंट 4 वुड रन n-1 टाइम क्योंकि लूप जो है वो n-1 टाइम ही ट्रू रहेगा। स्टेटमेंट 4 पे हम एजम्पशन लेते हैं कि ये हर दफ़ा ही ट्रू होगी। दैट वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्स्ट केस। और स्टेटमेंट 5 अगर ये स्टेटमेंट n+1 टाइम चल रही है, सॉरी n-1 टाइम, तो ये भी n-1 टाइम ही चलेगी और इसी तरह से लाइन 6 भी n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें अपने जहन में कि कैसे हमने इन तीनों की टाइम कम्प्लेक्सिटी n-1 निकाल ली है। ये स्टेटमेंट चूंकि लूप से बाहर है इसलिए इस स्टेटमेंट ने एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, सो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1। इसी तरह से जो आखिरी रिटर्न की स्टेटमेंट है ये भी 1 टाइम में चलेगी और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी 1 ही है। नाउ द टाइम ऑफ द एल्गोरिथम इज गिवन ओवर हियर। हमने ये सारे टाइम यहाँ से लेके इनको एड अप कर दिया which resultantly comes up as 4n+1 और इसको अगर हम asymptotic notation में लिखें तो that comes up O of n, right? However, if we exclude the line 5 and 6 the time complexity will remain as theta n। यानी अगर ये वाली चीज़ें हम निकाल दें तो एग्जैक्टली n टाइम ही सारी चीज़ें चल रही होंगी क्योंकि हमें हर स्टेटमेंट के मुतालिक एग्जैक्टली पता होगा कि इसने इतने टाइम चलना है। इन दो स्टेटमेंट्स के चलने का डिपेंडेंसी इस चीज़ के ऊपर है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट कभी ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
अगर हम इसका हर दफ़ा ही रिजल्ट ट्रू कर लें तो दिस विल गिव अस द वर्स्ट केस, और अगर हम इसका रिजल्ट हर दफ़ा फॉल्स कर लें द टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी वुड correspond टू द बेस्ट केस. As the effect of the line 5 and 6 can be absorbed by asymptotic notation, so the time complexity will result to theta n. तो हमें इस स्लाइड पे ये समझ आ गया कि O of n कैसे निकलेगी टाइम कम्प्लेक्सिटी और थीटा n कैसे निकलेगी. Now we look at the worst case partitioning. Worst case occurs when partition subroutine produces two subarrays as follows. कैसे कि हमारे पास एक अरे है जो कि P से R तक जा रही है, उसका इंडेक्स जो है P से लेकर R तक है. तो ये जो हमारी सब रूटीन है इसने ये जो Q पॉइंट निकाला, ठीक है, Q इज द पार्टीशन पॉइंट जिसके पाइवट एलिमेंट है, इसके लेफ्ट और राइट में हम इसको पार्टीशन करेंगे. तो जो पहली पार्टीशन हमारी बन रही है दैट इज AP_R-1 एंड A0 एंड AQ. इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं ताकि हमें समझ आ जाए. ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पहली अरे में n-1 एलिमेंट आ रहे हैं, दूसरी अरे में 0 एलिमेंट है और AQ इज आवर पार्टीशन एलिमेंट. टोटल n एलिमेंट थे, n-1 इसमें आ गए, nth एलिमेंट इसमें आ गया और इस अरे में 0 एलिमेंट आ गया. इस तरह से पार्टीशन हो जाएगी अनबैलेंस्ड, या फिर इस तरह से होगा कि पहली जो सब अरे है हमारे पास उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, अगली सब अरे में n-1 एलिमेंट्स होंगे और फिर एक सिंगल एलिमेंट सिंगलटन जो है ये हमारा AQ होगा, द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट एट द पाइवट इंडेक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 2. लेट दिस अनबैलेंस पार्टीशन अकर्स इन ईच रिकर्सिव कॉल. चलिए हम ये भी सपोज कर लेते हैं, ये देखें ना ये रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो जब भी हम क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं यही अनबैलेंस्ड पार्टीशन ही हमारे पास जनरेट होती है. तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि लेट Tn-1 T0 प्लस थीटा n. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टीशन है, पार्टीशन की टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास n निकली है और जो हमारे पास दूसरी सब रूटीन्स जो आ रही हैं हम अनबैलेंस पार्टीशन पे जा रहे हैं. या तो इसमें n-1 एलिमेंट जाएंगे और इसमें 0 जाएंगे, या इसमें n-1 और ऊपर वाले में 0. तो दोनों में से किसी एक में n-1 एलिमेंट होंगे और दूसरे में 0 एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास अनबैलेंस्ड पार्टीशन है. तो हम इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक, ये कैसे, ये T ऑफ n-1 जो है फॉर एग्जांपल दैट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल, दिस T ऑफ 0 इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस रिकर्सिव कॉल, जहां पे अरे साइज जो हमारे पास 0 है, और थीटा n जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज बाय दिस पार्टीशन प्रोसीजर. ठीक है, और फिर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो Tn-1 एज इट इज रह जाएगा. T0 0 एलिमेंट, तो उसको हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिंगल टाइम में डिसाइड हो जाएगा उसको क्या करना है. एंड देन वी हैव द थीटा n. तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन समझ आ गया कि ये हमने किस तरह से इस सब रूटीन को देखते हुए डराइव किया है. देन हियर वी राइट, इसी को हम आगे प्रोसेस करें, T ऑफ n-1, ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है थीटा 1 या T0 दैट इज एक्चुअली सम कांस्टेंट, क्योंकि हर स्टेटमेंट का हम जिसको हम 1 लिख रहे हैं एक्चुअली दिस इज 1 मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट C. ठीक, C1 इस तरह से होता है, और ये हम पिछले एनालिसिस में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिटेल में देखा था. तो ये C1 C2 कांस्टेंट आमतौर पे हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ इसी को हम लेके चलते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि ये कांस्टेंट्स मौजूद होंगे इनके साथ. ठीक है, इसके साथ भी कांस्टेंट होगा, जब हम थीटा हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे प्लेस कर देंगे. सो T0 उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट निकल आई, थीटा n को हमने एज इट इज लिख दिया. और फिर हम यहाँ पे ये देखें कि इस कांस्टेंट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और हम ये लिख रहे हैं Tn-1 थीटा n. तो इस एक्सप्रेशन को अब आपने ज़रा गौर से देखना है.
एक बात जहन में रखें कि हर दफ़ा वेरी अनबैलेंस पार्टीशन अकर कर रही है। तो पहली दफ़ा जब हमने इस क्विक सॉर्ट को कॉल किया तो थीटा एन आ गया। लेट्स से दैट मैं इसको क्या देता हूँ, दैट वुड बी थीटा वन एन और टी एन माइनस वन। जब हम इसको दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन टी एन माइनस टू प्लस थीटा टू ऑफ एन। ठीक, सिर्फ इसको हम आगे एक्सटेंड करें रिकर्सिव कॉल में तो ये बन जाएगा और उसके साथ प्लस ये प्रीवियस जो थीटा वन होगा वो भी रहेगा। उस केस में ये हमारा टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। ठीक, तो इस तरह ये हम लिखते लिखते इसको एक्सपेंड करते चले जाएं तो हमारे पास ये जो थीटा एन है दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन टाइम theta 2 n plus it goes on and then finally it would be something theta n of n। ये थीटा वन थीटा टू ये तो मैंने अपने समझने के लिए इंडेक्सेस लगा दिए हैं, अदरवाइज तो इक्वेशन में हमारे पास इंडेक्सेस नहीं है। अब ये सारे ये जो इक्वेशन है ये n टाइम है, राइट। सो वी गेट n। अगर मैं इस थीटा को एक्सपैंड करूं तो इट बिकम्स, हटा दूं तो ये इट बिकम्स सी एन, और कितनी दफ़ा ये हैं, ये n टाइम है तो इट बिकम्स सी एन स्केयर। और अगर मैं वापस इस थीटा इसको कांस्टेंट को हटा दूं सो इट वुड बिकम थीटा एन स्केयर। दैट इज द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर दिस एल्गोरिथम। सो n टाइम्स थीटा n विल अकर रिजल्टिंग थीटा एन स्केयर। तो हमने समझ लिया कि थीटा एन स्केयर कैसे आया और यहां से भी आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाउ दैट इज प्रोड्यूस्ड। सच एन अनबैलेंस सिचुएशन ओनली अकर्स व्हेन द अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ये हमारा एक वाहिद केस होगा कि जब बिल्कुल ही अनसॉर्टेड अरे सॉर्टेड अरे हमारे पास आ जाए तो इस किस्म की हर दफ़ा अनबैलेंस पार्टीशनिंग क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। नाउ वी लुक एट द बेस्ट केस परफॉर्मेंस। प्रीवियसली हमने वर्स्ट केस परफॉर्मेंस को देखा, अब हम बेस्ट केस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। बेस्ट केस अकर्स व्हेन पार्टीशनिंग सब रूटीन प्रोड्यूसेस टू सब अरेज एज फॉलोज। कैसे? दोनों सब अरेज इक्वल साइज की प्रोड्यूस हों तो इसको हम कहेंगे कि दैट इज द बेस्ट केस। ठीक है, मसलन हमारे पास अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दैट इज n, तो पहली सब रूटीन के लिए जो पहली रिकर्सिव कॉल है उसके लिए n/2 और दूसरी के लिए भी n/2 साइज का हमारे पास इनपुट रहेगा। लेट दिस बैलेंस्ड पार्टीशन अकर्स इन ईच रिकर्सिव कॉल। हम सपोज करते हैं कि यह रिकर्सिव कॉल में बैलेंस पार्टीशनिंग ही होगी। सो वी गेट दिस tn/2 प्लस थीटा n। सो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी पहली रिकर्सिव कॉल की भी n/2 और दूसरी रिकर्सिव कॉल की भी n/2 है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज थीटा n। नेक्स्ट हमारे पास tn/2 दो हैं। बाय यूजिंग के, अच्छा अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स दिस, ये हमारा रिकर्जन प्रोड्यूस हो जाती है 2tn/2 प्लस थीटा ऑफ n। और इसको सॉल्व करने के लिए मास्टर थ्योरम हम यूज़ करते हैं जो कि हम पीछे सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो यूजिंग मास्टर थ्योरम केस 2, इट्स केस 2, वी गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस रेकरेंस एज दिस थीटा n log n। सो दैट इज द बेस्ट केस परफॉर्मेंस ऑफ आवर क्विक सॉर्ट। वर्स्ट केस क्या था? दैट वाज n स्क्वायर, और बेस्ट केस क्या है? n log n। Now we look at the average case partitioning. The average case running time of quick sort is much closer to the best case than to the worst case. That is very good observation. कि जो average case होगा वो best case के ज़्यादा करीब बनता है as compared to worst case. Let's say that हमारे पास जो partitioning है वो बहुत unbalanced हो रही है। That is something like this: A n/10 और 1/10, 9/10 और 1/10, यानी 9 एलिमेंट्स, अगर 10 एलिमेंट टोटल है हमारे पास अरे में तो 9 एलिमेंट्स एक तरफ मूव कर जाएंगे ओवर हेयर और 1 एलिमेंट जो है इस तरफ मूव कर जाएगा। एंड ए क्यू हमारा पाइवट पॉइंट रहेगा।
तो हम इस रेकरेंस को इस तरह से लिख सकते हैं t 9n/10 प्लस t n/10 प्लस थीटा n। फॉर रिकर्जन ट्री एवरी लेवल हैज़ कॉस्ट cn। यहाँ पे देखें हर लेवल की कॉस्ट cn है। ये मैं आपको बाकी ये बाद में समझाता हूँ, पहले हम ज़रा इसको देख लें। हर लेवल की कॉस्ट cn, ठीक, और कितने लेवल्स हैं log n। सो फाइनली द कॉस्ट दैट वी गेट दैट बिकम्स c ऑफ n इंटू log ऑफ n, ठीक, विच इज़ बेसिकली n log n। हमारे पास उसकी कॉस्ट निकल आएगी। नंबर ऑफ लेवल्स इन द ट्री इज log n विच इज गिवन बाय दिस। कॉस्ट ऑफ ईच लेवल इज n, ये cn बेसिकली। सो द फाइनल कॉस्ट इज n log n। ओके, अब फर्ज करें कि हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो जब हमने उसकी अनबैलेंस्ड पार्टीशनिंग की तो ट्री के एक साइड पे हमें 1/10 एलिमेंट मिले और अगले पे 9/10, ठीक। इसको हम आगे लेकर जाएं तो अब हमने इसका 1/10 निकालना है, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 दैट वुड बी 1/100, और इसका अगर हम 9/10 निकालें तो दैट वुड बी 1/10 मल्टीप्लाई 9/10 9/100। ये ऐसे हो जाएगा 1/9 सॉरी 1/10 सॉरी 1/10 मल्टीप्लाई 9/10, सो इट वुड बी 9/100, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जब हम नीचे जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा 1/100 मल्टीप्लाई 1/10, एक्चुअली इट वुड बिकम 1/1000। तो यूँ हम पार्टीशनिंग करते जा रहे हैं अरे की और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है वैसे ही फार्मूला आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे आएँ, सो दैट इज़ 9/10, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1/10, क्योंकि हम इस तरफ 1/10 ले रहे हैं, तो 9/10 मल्टीप्लाई 1/10 दैट बिकम्स 9/100। और अगर हम इस तरफ आएँ तो 9/10 ऊपर है, उसका फर्दर हम 9/10 पोर्शन लेंगे तो वी विल गेट 81/100 एंड सो ऑन वी विल गो डाउन, ठीक। सो हियर यू कैन सी that is a partition of 9/10 and 1/10, and we have then AFR element, very unbalanced partitioning. Intuition for average case. Let assume an array of 10 numbers. All permutations of these n numbers are equally likely to be input. यानी अगर हमारे पास 1 से लेकर 10 नंबर्स हैं, ठीक है, अरे में, ज़रूरी हमारे पास इक्वल चांस है कि वो नंबर किसी भी परमुटेशन के अंदर मौजूद हो। पहली परमुटेशन क्या होगी, मिसाल के तौर पे पहली परमुटेशन ये हो सकती है कि 1 2 3 पूरा अरेंज हुए हुए हैं सारे नंबर अप टू 10। अगली पार्टीशन ये आपस में मिक्सअप हो चुके हों, अगली परमुटेशन वो डिफरेंट तरीके से मिक्सअप हो चुके हों, और फाइनल जो हमारे पास बनेगी चीज़ वो हम कुछ इस तरह से बना लेंगे अप टू 1, ठीक है। तो किसी भी अरेंजमेंट में हमारे पास इनपुट हो सकती है, हमें उसका कोई आइडिया नहीं होता स्टार्ट में कि इनपुट इस तरह से आएगी। सो ऑल परमुटेशंस ऑफ दीज n नंबर्स आर इक्वली लाइकली टू अकर एक्सेप्ट बेस्ट एंड वर्स्ट केस, ऑल अदर परमुटेशन शो फॉलोइंग बिहेवियर। यानी अगर हम बेस्ट और वर्स्ट केस को छोड़ दें, बेस्ट केस क्या था कि वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, और वर्स्ट केस ये था कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। Some of the splits by partition will be balanced, ठीक है। Some of the splits of the partition will be highly imbalanced, unbalanced। इस चीज़ को ध्यान में रखें। पार्टीशन का फंक्शन जो हम कॉल कर रहे थे उसने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पार्टीशन जनरेट करनी है, तो चांसेस दोनों के इक्वल रहेंगे कि बैलेंस पार्टीशन भी और अनबैलेंस भी दोनों सेम इक्वल साइज में जनरेट हो जाएं। In average case, partition produces mix of good and bad splits, ठीक है। गुड स्प्लिट्स कौन सी होंगी, जो बिल्कुल बैलेंस्ड होंगी, ठीक है, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा इस तरह से, और बैड स्प्लिट्स कौन सी होंगी जो कि हाईली इम्बैलेंस्ड हों, ऐसे या ऐसे, ठीक, बहुत सारे एलिमेंट एक साइड पे और थोड़े से एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट दूसरी साइड पे।
लेट्स सपोज दैट गुड एंड बैड स्प्लिट्स अल्टरनेट। अच्छा, अब हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं हो सकता एल्गोरिथम को रन करते हुए कि गुड स्प्लिट जो है, गुड स्प्लिट के बाद फिर हो सकता है अगली गुड स्प्लिट आ जाए, फिर गुड स्प्लिट आ जाए, फिर आगे बैड स्प्लिट्स चलना शुरू हो जाएं, या पहले बैड स्प्लिट्स आना शुरू हो जाएं फिर गुड स्प्लिट्स आना शुरू हो जाएं। सो वी डोंट हैव द आइडिया। अपने एनालिसिस को इजी रखने के लिए हम सपोज करते हैं कि गुड एंड बैड स्प्लिट्स अल्टरनेट, कि अगर एक गुड स्प्लिट आ गई है तो उसके बाद बैड स्प्लिट आएगी, और अगर एक बैड स्प्लिट आ गई है तो उसके बाद गुड स्प्लिट आएगी। लेट्स सपोज गुड स्प्लिट्स आर बेस्ट केसेस एंड बैड स्प्लिट्स आर वर्स्ट केसेस। ठीक, सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ गुड स्प्लिट एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ ए बैड स्प्लिट। बैड स्प्लिट प्रोड्यूसेस द अरे लाइक दिस। ये हम पहले देख चुके हैं कि पहला एलिमेंट पहली अरे में 0 प्रोड्यूस कर दे और अगली में n-1 प्रोड्यूस कर दे, या पहले में n-1 एलिमेंट डाल दे और अगले में 0 एलिमेंट डाल दे। एंड गुड स्प्लिट प्रोड्यूस बैलेंस्ड अरेज। सो बोथ गुड एंड बैड स्प्लिट प्रोड्यूस 3 अरेज। ठीक है, कौन सी? यहां देखें, A0 पहले हमारी बैड स्प्लिट आ गई, A0 an-1 और AQ, ये पाइवट एलिमेंट AQ। 2 अरेज जो बनी उसमें पहली अरे में कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरी अरे में n-1 एलिमेंट है। इसके बाद हमारे पास गुड स्प्लिट आ गई। गुड स्प्लिट ने इसको तो वर्कआउट नहीं करना क्योंकि उसमें एलिमेंट कोई नहीं है, ये चीज़ वैसे ही रहेगी, इसको वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट n-1/2 एंड n-1/2। तो मैंने फॉर सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लिसिटी इसको n/2 और n/2 लिख दिए। एंड AQ, तो अब हमारे पास यहाँ देखें 3 अरेज जनरेट हो गई हैं, एक पाइवट एलिमेंट है और 3 अरेज हैं। पहली अरे में 0 एलिमेंट और दूसरी 2 अरेज में हाफ ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो इस एक छोटे से एनालिसिस से हमें नजर आ रहा है कि जो फाइनल पे हमारे पास अरे बन रही है दैट इज गुड स्प्लिट, दैट विल लीड टू दी बेस्ट केस, राइट। और अगर इसके वाइस वर्सा होता, यानी पहले गुड स्प्लिट आ जाती और बाद में बैड स्प्लिट होता, तो उस केस में हमारे पास क्या होता? ओके, सो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम देख रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटीज में हमने ये देखा कि पहले बैड स्प्लिट आ रही है और फिर गुड स्प्लिट आ रही है, और हम दूसरे केस में देख रहे हैं कि पहले गुड स्प्लिट आ रही है और इसके बाद हमारे पास बैड स्प्लिट आ रही है। तो बैड स्प्लिट ने इस एलिमेंट को इन 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 अरेज बनाई, एक में 0 एलिमेंट, अगले में n-1, और चूंकि यहाँ 2 पे डिवाइड हो रहा था तो वो 2 पे डिवाइड वैसे ही रहा, और इसको भी फिर आगे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर आप और से देखें कि गुड स्प्लिट के बाद जो बैड स्प्लिट आ रही है वो बैड स्प्लिट दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दिस गुड स्प्लिट। यहां पे देखें n/2 है तो यहां एक एलिमेंट ही कम हुआ ना, वो भी वैसे ही रहा। सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस अल्टरनेशन ऑफ गुड एंड बैड स्प्लिट्स एक्चुअली टेंड्स टुवर्ड्स द बेस्ट केस, जो कि हमने शुरू में कहा था। पार्टीशनिंग कॉस्ट अब हमें कैसे मिलेगी? A0 an-1 AQ, ये प्रोसेस करने के लिए हमें θn टाइम लगेगा, यानी पार्टीशन करने के लिए हमें θn टाइम लग रहा है, और ये पार्टीशन कौन सा है? दैट इज अ बैड स्प्लिट। और अगर हम गुड स्प्लिट करें तो उस पे हमें जो टाइम लग रहा है दैट इज θn-1। हम इन दोनों को अगर ऐड करें, गुड और बैड स्प्लिट्स दोनों को, सो वी गेट दिस θn। सो एक्चुअली ये पार्टीशन की हमारे पास कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ द बैड स्प्लिट इज बैलेंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ गुड स्प्लिट, ये हम यहां पे देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग स्प्लिट्स टेंड्स टू एवरेज केस बट विद लार्जर कॉन्स्टेंट्स, हेंस द टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब हमारे पास स्प्लिट की कॉस्ट क्या आई है? θn, और जो ट्री की लेंथ होगी वो क्या है? log n, ट्री की जो हाइट होगी, सो वी गेट n log n which is our this time complexity, right? इसको आप थीटा से भी लिख सकते हैं, थीटा मोर स्पेसिफिक हो जाएगा, बीइंग ऑन सेफ साइड हम इसको O of n log n भी कह सकते हैं। तो इस थोड़े से डिस्कशन में हमें यह समझ आया कि क्विक सॉर्ट का
जो ओवरऑल बिहेवियर है दैट इज वेरी मच inclined toward the best case instead of the worst case। ठीक, तो जो बेस्ट केस की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी फिर हम उसी को ही अपने क्विक सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी कहेंगे। सो आई होप आपको क्विक सॉर्ट का एनालिसिस समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।